नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com में आज हम एक बहुत ही खास बातचीत करने जा रहे हैं और ये बातचीत हम करेंगे एग्री मार्केटिंग से जुड़ी हुई। एग्री मार्केटिंग एक तरह से कहा जाए तो फ्लेवर ऑफ द डे भी है। आजकल बात भी लगातार कृषि विपणन की हो रही है हर तरफ, और एक दौर था जब बातें होती थी उत्पादकता की, ज्यादा बातें होती थी खाद की, बीज की, लेकिन अब सबसे ज्यादा खास तौर से जिस तरह से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अगले 5 साल में आमदनी, किसानों की आमदनी को दोगुना करने का जब से लक्ष्य रखा, तब से एक तरह से पूरा जो बातचीत थी खेती से संबंधित, वो कहीं ना कहीं खेती में कृषि उपज की जो मार्केटिंग है उस पर आकर टिकी है। तो इस बारे में बातचीत करने के लिए आज हमने एक बहुत ही खास मेहमान को अपने साथ जोड़ा है। मैं आपसे उनका परिचय करा देता हूं पहले, और फिर हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ आज बातचीत में जुड़े हैं NCDEX के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO विजय कुमार जी। विजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। नमस्कार भुवन जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं बहुत थोड़ा सा आपको ये भी बताऊंगा कि NCDEX को हमने आज क्यों जोड़ा है इस शो में, और NCDEX है क्या। NCDEX यानी नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, जो कि काम करता है, ये एक एग्री कमोडिटी एक्सचेंज है और ये काम करता है सेबी के रेगुलेशन में, सेबी के नियमन में काम करता है। और सेबी जो संस्था है वो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, यानी पूंजी बाजार का नियामक है, जो कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अंदर आता है। तो NCDEX की स्थापना भी जो है वो भारतीय संसद के कानून के तहत 2003 में हुई थी। और हालांकि भारत में कमोडिटी बाजार का एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है, लेकिन देखा जाए तो आजादी के बाद के कुछ ही समय के बाद देश में कमोडिटी बाजार को बंद कर दिया गया था। बाद में उस भाव के ऊपर वो अपना एक मानक तय कर सकता है, और उसी के लिए NCDEX की स्थापना की गई। इस भूमिका के साथ अब मैं आपको ये बताता हूं कि जो आज के एपिसोड में हम बातचीत करने वाले हैं वो एक बहुत ही खास स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं, जो स्कीम बहुत हाल में, यानी करीब 1 महीना पहले लॉन्च किया है NCDEX ने। और उस पूरी स्कीम के केंद्र में किसान हैं, और इस स्कीम के पीछे जो पूंजी बाजार नियामक सेबी है उसका समर्थन भी है, और इसको नाम दिया गया है ऑप्शन फैमिलियराइजेशन स्कीम। क्या है ये स्कीम, जानते हैं सीधे हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर NCDEX के जुड़े हुए हैं उनसे। विजय कुमार जी, ये स्कीम क्या है, और जब मैं ये कह रहा हूं कि किसानों के लिए स्कीम लॉन्च किया गया है, तो थोड़ा इसको समझाइए, क्योंकि आमतौर पे जब भी हम वायदा बाजार की बात करते हैं तो पहली प्रतिक्रिया सामने वाले की यही होती है कि वायदा बाजार से किसानों का क्या लेना देना है। देखिए भुवन जी, ये जो आपने बात की कि एक तो किसानों का मार्केटिंग पे अभी ज्यादा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि उत्पादकता तो काफी बढ़ चुकी है, और जब तक अपना जो हार्वेस्ट होने के बाद अगर अपना धान नहीं बिके, तब तक उसका किसान का इनकम तय नहीं होता। तो ये जो मार्केटिंग का काम है, ये हार्वेस्टिंग के बाद नॉर्मली शुरू होता था कि किसान जो है अपना धान मंडी ले जाके वहां पे ऑक्शन करा के फिर उसको भाव, उस दिन भाव तय होता था। और इसमें और वायदा बाजार में बहुत फर्क है। वायदा बाजार ये फैसिलिटी देता है कि जिस दिन आपने बुआई की, जैसे अगर नवंबर दिसंबर की बात करें, नवंबर दिसंबर में आपने बुआई की, और ये जो बुआई होती है इसका हार्वेस्ट होगा करीब अप्रैल में या मार्च अप्रैल के आसपास, तो वो जो भाव उस टाइम आपको मिलेगा वो आज ही तय हो सकता है। ये है वायदा बाजार। तो इसमें ये सबसे अच्छी बात ये है कि आपका जो कॉस्ट वगैरह जो आप लगा रहे हो अपने फसल को की बुआई में, उसका जो फिनिश प्रोडक्ट का जो भाव है वो भी निश्चित कर सकते हो। तो ये मार्केटिंग कह लीजिए, पर ये प्राइस फिक्सिंग कह लीजिए कि प्राइस का जो निश्चित होना बुआई के टाइम पे, इसका सिर्फ वायदा बाजार में आपको ये फैसिलिटी है। किसी और मंडी में आज का भाव मिल सकता है। तो वैसे ही वायदा बाजार में जो जिन लोगों को, चाहे वो प्रोसेसर्स हों, जो ट्रेडर्स हों,
जिनको वो क्रॉप की जरूरत है, चाहे वो रेसीड हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो बाकी चना हो, जो भी क्रॉप हो, उसका इस देश में खपत होती है। लोग प्रोसेस करके उसको खाने के इस्तेमाल में करते हैं, या तो दलहन है या तिलहन है। तो ये जो प्रोसेसर्स और ट्रेडर्स हैं, इनको उस क्रॉप की जरूरत है। तो ये जो वायदा बाजार में भी जो ट्रेड होता है, वो दोनों तरफ, एक तरफ तो किसान या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सेल साइड में रहते हैं, और बाई साइड में जो खरीदार होते हैं वो ट्रेडर्स या प्रोसेसर्स हैं, जो कि आगे जाके वो मटेरियल लेते हैं। और या तो, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में ये है कि हार्वेस्ट साल में एक बार होता है। कई क्रॉप्स में हो सकता है 2 बार हो, बट ज्यादातर क्रॉप्स में एक ही बार हार्वेस्ट होता है, पर खपत तो पूरे साल होता है। तो ये जो क्रॉप है, ये कई लोगों को जरूरत है, अपना मिल चलाना है पूरे साल, तो वो लोग खरीदी के साइड में है, और सेलिंग साइड में तो किसान या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर रहते हैं। जी, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो जो वायदा बाजार पर भाव तय होते हैं, वो भी बहुत सारे जो डिमांड और सप्लाई यानी मांग और पूर्ति के साइड के जो दोनों पक्ष हैं, वो मिलकर ये भाव तय करते हैं। चलिए, अभी फिलहाल छोटा सा ब्रेक का समय हो गया है। ब्रेक से लौटने के बाद हम विजय कुमार से जानेंगे कि ये जो ऑप्शन फैमिलियराइजेशन स्कीम एक्सचेंज ने शुरू किया है किसानों को केंद्र में रखकर, वो क्या है और कैसे किसान उसका फायदा उठा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। स्वागत है आपका एक बार फिर मंडी.com में। तो हम बात कर रहे हैं आज ऑप्शन फैमिलियराइजेशन स्कीम, और इसी बहाने जो कृषि उपज के लिए की मार्केटिंग के लिए जो किसानों के पास जो नए कहा जाए कि जो ऑनलाइन साधन और वायदा बाजार का जो एक साधन मिला हुआ है, उसका लाभ कैसे किसान उठा सकते हैं, इसके बारे में। और हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं एग्री कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX के MD और CEO विजय कुमार। तो विजय जी, जैसा हम पहले बात कर रहे थे, और इनफैक्ट हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही ये बात कही कि ये कार्यक्रम जो होगा इसमें हम ज्यादातर बात हम उसी पर करेंगे। तो अब अगले 2 सेगमेंट हम इस पर थोड़ा केंद्रित करते हैं ध्यान, क्योंकि ये नई स्कीम है, नया प्रोडक्ट है जो किसानों के लिए है। तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो आप मुझे ये समझाइए कि ये जो ऑप्शन फैमिलियराइजेशन स्कीम है, ये क्या है, ऑप्शन क्या है, और इस स्कीम में किसानों को क्या फायदा मिल रहा है। देखिए, ऑप्शन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसानों के लिए सबसे सही प्रोडक्ट मैं कहना चाहूंगा माना जा सकता है, क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं। एक तो जो भाव किसान को अच्छा लगता है, उसके बेसिस पे अगर वो भाव मिले उसको संतुष्टि है, क्योंकि उसके कॉस्ट से कहीं ऊपर है, उसका इनकम सुनिश्चित है। तो वो जो भाव तय होता है वो तो ऑप्शन में है ही, और वो भाव चुन के किसान ये डिसीजन लेता है कि मैं चना उगाऊंगा या रेपसीड उगाऊंगा, जिसमें उसको अच्छा भाव दिख रहा है सामने 3 महीने आगे का, वो लॉक कर सकते हैं। पर इस ऑप्शन में एक और एडवांटेज है कि अगर मान लीजिए भाव ऊपर हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि आपने जिस भाव में आपने बेचा वही भाव आपको मिलेगा, अब ऊपर वाला भाव आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। ऑप्शन में ये है कि जो किसान है उसके पास चॉइस है कि उसको अगर ऊंचा भाव मिल रहा है तो वो ऑप्शन छोड़ के वो ऊंचे भाव का फायदा ले सकता है। ये ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है किसान को, कि उसको ये नहीं लगे कि मैंने तो बेच दिया, अब मुझे अच्छा भाव और दिख रहा है, पर वो भाव का फायदा मैं नहीं ले पा रहा हूं। तो ये ऑप्शन में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ऑप्शन। और दूसरा चीज ये है कि अगर भाव टूटे तब ये ऑप्शन प्रोटेक्ट करता है कि अगर भाव 5,000 से 4,000 हो गया, पर आपने तो 5,000 पे ऑप्शन खरीद रखा है, तो आपको तो 5,000 मिलेगा। तो ये जो बेनिफिट है कि नीचे में भी आपको प्रोटेक्शन है और ऊपर का फायदा भी है, ये ऑप्शन के माध्यम से मिल सकता है वायदा बाजार में। जी जी, यानी कुल मिलाकर इसको अगर हम ऐसे समझना चाहें कि 1 तारीख से मुझे अपना मकान एक किराए पर चाहिए, 15 तारीख को मैं एक मकान मालिक के पास जाता हूं, उसको 10,000 रुपए किराए की जगह 1,000 रुपया मैं एडवांस कर देता हूं,
लेकिन 20 तारीख को मुझे एक ज्यादा अच्छा मकान अगर मिल जाता है 8,000 रुपए में, तो ये 1,000 रुपए छोड़ के वो अच्छे वाले मकान में मैं शिफ्ट कर सकता हूं। अगर नहीं मिलता है तो ये मकान तो मेरे पास है ही, ये तो 10,000 में मुझे मिल ही रहा है। चलिए, ये एक अच्छी चीज आपने बताई। अब जो स्कीम की बात हम कर रहे थे उस पर आते हैं। क्या है ये स्कीम? क्या एक्सचेंज की ओर से किसानों को इंसेंटिव इस स्कीम के तहत दिया जा रहा है जुड़ने के लिए, और किन किन किसानों को, यानी किन किन जो फसल उगाने वाले किसान हैं उनको इस स्कीम में शामिल किया गया है? देखिए, ये जो स्कीम है ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए चालू किया गया है। और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसलिए चालू किया गया है क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का भी काफी महत्व है कि वो किसानों का जो सेलिंग या मार्केटिंग है और किसानों का जो सेल्स है ये एकत्रित करके उसको इकोनॉमी ऑफ स्केल जिसे बोलते हैं कि एक पूरा ट्रक बने या एक पूरा गोडाउन में माल भरे, ताकि वो मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सस्ता हो। ये जो एफपीओस का महत्व है, इनको हम ऑप्शन फेमिलियराइजेशन स्कीम के तहत ऑप्शन क्या है और इसको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, और इसको सिर्फ नॉलेज के तरीके से नहीं पर करके दिखा रहे हैं कि आप अगर एफपीओ खुद करना चाहे तो वो ऑप्शन खरीद सकते हैं। और इसका जो कॉस्ट है, ऑप्शन का जो प्रीमियम का कॉस्ट है जो एफपीओ को देना पड़ता है, ये ऑप्शन का कॉस्ट हम फेमिलियराइजेशन स्कीम के तहत, ये कुछ हमारे पास फंड्स हैं जो सेबी ने हमें एलोकेट किया है कि इन फंड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम नॉर्मली हर साल सेबी को अपने रेवेन्यू के बेसिस पे फी देते हैं, वो सेबी ने हमें ऑथराइज किया है कि आप उसको हमें ना देके किसानों के और एफपीओ के लिए ये फेमिलियराइजेशन स्कीम के माध्यम से आप पहुंचाएं, ताकि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये सीख सके कि इस ऑप्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसका क्या फायदा है। तो ये हमने अभी तक करीब 20 एफपीओ से ज्यादा हमने जोड़े हैं और उनको रेपसीड और चना, ये दोनों कमोडिटीज जो रबी कमोडिटीज हैं, इनमें हमने इनको 50 टन का एफपीओ को 100 टन ऐसे आगे ऑप्शन खरीदने का जो प्रोसीजर है वो समझाया है। और ये जैसे सपोर्ट जिसे कह सकते हैं, ये सपोर्ट के माध्यम से अब उनको खुद समझने का फायदा पहुंचाया है। जी, चलिए, ये बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से लौटने के बाद पूछेंगे कुछ और सवाल। प्रीमियम यानी जो खर्चा है इस ऑप्शन को खरीदने का, जिसके बारे में अभी अभी विजय कुमार ने बताया कि वो एक्सचेंज की ओर से दिया जा रहा है, उस खर्चे के बारे में भी पूछेंगे और कैसे किसान इससे जुड़ सकता है ये भी हम उनसे जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम आज बात कर रहे हैं कृषि उपज की मार्केटिंग के लिए जो एक नई स्कीम एग्री कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स लेकर आया है, जो पूंजी बाजार नियामक है यानी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी है, उसके सपोर्ट से उस स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। और ऑप्शन फेमिलियराइजेशन स्कीम इसको नाम दिया गया है, जिसके बारे में अभी अभी हमने जाना कि एनसीडीईएक्स के एमडी ने हमें और एमडी एंड सीईओ ने हमें बताया कि किस तरह से चना और सरसों के किसान इसका फायदा उठा सकते हैं, इसको ऑप्शन इसके तहत खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इसमें यह है कि ऑप्शन खरीदने के लिए जो खर्चा आता है, जिसको कि प्रीमियम कहा जाता है, उसको एक्सचेंज अपनी ओर से भरपाई कर रहा है। लेकिन विजय कुमार जी, ये जो स्कीम है इस तरह से, ये अपने आप में कोई बहुत सस्टेनेबल मॉडल तो नहीं समझ में आता है कि अगर हम कुछ खरीद रहे हैं या कोई भी कुछ खरीद रहा है और उसका भाव जो है वो आप दे रहे हैं या सरकार दे रही है, तो ये स्कीम इस तरह से आगे कैसे चलेगी और क्या इसके लिए कोई रोड मैप सोचा गया है? ये खर्चा कर रहे हैं, ये फेमिलियराइजेशन के तौर पे कर रहे हैं कि आप पूरी तरह सीख लें। और पर अगर हम किसानों के माध्यम से देखें या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से देखें, तो ये जो बाकी खर्चे किसान के हैं, जैसे बीज का खर्चा या फर्टिलाइजर का खर्चा या पेस्टिसाइड का खर्चा, वैसे ही ये खर्चा है।
ये जो प्रीमियम का खर्चा है, और इससे इसका फायदा जो है वो किसान को ही मिल रहा है। ये 300 या 200 रुपए खर्च करके अगर 3 महीने आगे का भाव तय हो जाए तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता कि ये जो आगे जाके जो अनिश्चितता है वो नहीं रहे। इसके लिए किसान खुद या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन खुद ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे करे या ये खर्चा करे कि आगे जाके उसका मुनाफा या उसका इनकम अश्योर्ड हो जाए। तो ये आगे जाके हमें दो चीजें लगते हैं, एक तो किसान खुद समझदारी करके खुद खर्चा जैसे कर रहे हैं वैसे करेंगे, दूसरा काफी संस्थाएं हैं जैसे बैंक है, बैंक्स जो है लोन देते हैं किसानों को, ठीक है। अब वो लोन का भी रिस्क है, किसान को तो रिस्क है ही अगर आगे का भाव तय नहीं करे, पर बैंक का भी लोन का रिस्क है। तो हमें लगता है कि आगे जाके बैंक्स को भी इंटरेस्ट होगा कि किसानों को सपोर्ट करे, या बैंक खुद कुछ हद तक अपना लोन प्रोटेक्ट करने के लिए सपोर्ट करे और कुछ हद तक किसान अपना कंट्रीब्यूशन करे। तो ये जो आगे जाके ये फेमिलियराइजेशन स्कीम के बाद हमें लगता है ये ज्यादातर जो खुद अपना जैसे कहते हैं आत्मनिर्भरता, खुद अपना अपने प्रोटेक्शन के लिए अगर आप काफी खर्चे करते हैं, उनमें से ये भी एक खर्चा हो। जी, इसी को थोड़ा सा मैं और एक कदम आगे बढ़ के आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं विजय कुमार जी। मान लीजिए जैसे एक एक्सचेंज इकोसिस्टम में ही एक ENWR का सिस्टम भी है, जिसमें पिछली बार जब हमसे आपकी बातचीत हुई थी तो उसमें आपने बताया था कि कैसे जो किसान है वो वेयर हाउसेज में अपना सामान जब लेके जाता है, अपना माल रखता है, तो ENWR जारी होता है और उससे उसको फाइनेंसिंग मिल सकती है बैंकों के जरिए। अभी अब आपने ये कहा कि आगे हो सकता है कि बैंक भी यहाँ जो प्रीमियम है उसको पूरा करने में किसानों की मदद या FPC की मदद करें। क्या इन दोनों स्कीम्स को, जैसे ENWR है और इसमें जो बैंक फाइनेंसिंग करते हैं, उसी के साथ क्या प्रीमियम की फाइनेंसिंग के लिए भी बैंक से कुछ व्यवस्था बन सकती है, या कोई आपकी बातचीत हो रही है इस स्तर पर बैंकों के साथ? देखिए, ये दोनों थोड़े अलग हैं। ये जो अभी बात कर रहे हैं ऑप्शंस का, ये तो प्लांटिंग के टाइम पे है, अभी तक तो आपका हार्वेस्ट हुआ ही नहीं है, अभी तो प्लांटिंग चल रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स हैं, इसको बैंक्स और सरकार किसान के सपोर्ट के लिए न सिर्फ लो इंटरेस्ट रेट्स देते हैं बल्कि इंटरेस्ट सबवेंशन भी दे रहे हैं। तो ये जो क्रॉप प्लांटिंग, एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस के लिए ये जो बाकी ये जो सपोर्ट है इंटरेस्ट के तौर पे, ऐसे ही कुछ हद तक सपोर्ट मिल सकता है ये प्रीमियम के लिए भी, ठीक है। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये ऑप्शन ऑन इन गुड्स है, ये तो प्लांटिंग के टाइम पे ही हो जाना चाहिए। और जैसे हमने कहा ऑप्शंस का एक फीचर ये है कि आपका वो भाव तो तय है ही, पर उसके ऊपर भी अगर भाव चले गए तो उसका फायदा भी आपको मिलेगा। तो ये जो सबसे अच्छा आपको प्रोटेक्शन भी मिल रहा है और अपसाइड भी मिल रहा है, ये अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करके खुद का इन्वेस्टमेंट और बैंक ने भी आपको सपोर्ट किया है या गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, तो ये तो आपको आदत ये इनकलकेट करना ही चाहिए, आपको करना चाहिए, बैंक्स को करना चाहिए। और आगे जाके हमें लगता है कि ये एक बार आदत हो जाए तो हमेशा के लिए सबके लिए भला ही होगा। जी, यानी कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो बाकी जो चीजें जैसे ENWR की हम बात कर रहे थे, वायदा के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर उन सब को लेकर और ऑप्शंस के साथ जोड़ा जाए तो एक तरह से जो 360 डिग्री व्यू, जिसको 360 डिग्री व्यू बोलते हैं, कि जैसा विजय कुमार बता रहे हैं कि यानी भले ही ऑप्शन इन गुड्स का आप इस्तेमाल अभी कर सकते हैं जो रबी की बुआई के समय, लेकिन जब हार्वेस्टिंग का समय आएगा, जब हार्वेस्ट आप करेंगे, तब भी आप आगे के ऑप्शंस लेके और वहां से भी हार्वेस्टिंग के बाद जो आपका प्राइस रिस्क है, जो भाव में उतार चढ़ाव की जो संभावना है, उससे आप अपना मूल्य का जोखिम संभाल सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विजय कुमार जी, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। नमस्कार, शुक्रिया।
तो ये थे एनसीडीईएक्स के एमडी और सीईओ विजय कुमार, जो बता रहे थे ऑप्शन फैमिलियराइजेशन स्कीम के बारे में। और कुल मिलाकर ऑप्शन, जो पुट ऑप्शन का एक जरिया किसानों के पास आया है पिछले कुछ महीनों में, और ये स्कीम जो पिछले 1 महीने से शुरू हुई है, जिसमें कि उनका प्रीमियम जो है वो एक्सचेंज की ओर से उसका भार वहन किया जा रहा है, उस स्कीम के बारे में। तो इन सब के साथ हमारी ये चर्चा इस एपिसोड के लिए आज यही विराम लेती है, लेकिन इसी तरह के दूसरे कई विषय और हैं जिन पर कि हम लगातार बातचीत करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए मंडी.com से इजाजत, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।